मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरौड़ अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम हाब्स के महत्वपूर्ण विचारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आज एक और महत्वपूर्ण विचार उनके सामाजिक समझौता सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हाब्स को संविदावादी विचारक कहा जाता है, समझौतावादी विचारक कहा जाता है। और ये टॉपिक जो है न केवल बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बल्कि एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए और एमए फाइनल के उन विद्यार्थियों के लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में जो राजकीय महाविद्यालय बहरौड़ के बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं, कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट संविदावादी विचारक, जिसमें हाब्स, लॉक, रूसो आते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। परीक्षा की दृष्टि से सामाजिक समझौता सिद्धांत पर कोई न कोई प्रश्न अवश्य बनता है, तो इसको गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता है। तो आज हम हाब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत पर ही चर्चा करेंगे। और पूर्व के व्याख्यानों में आपने देखा कि हाब्स किस परिस्थिति में उनकी क्या पृष्ठभूमि थी और क्या क्या उन्होंने पुस्तक लिखी थी। उसमें उनकी जो एक प्रमुख पुस्तक है लिवाइथन और एक पुस्तक है डी कार्पोर, उसमें वो मानव स्वभाव के बारे में वर्णन करते हैं। और ये आपको भली भांति इसका परिचय है कि प्रत्येक जो विचारक है वो राजनीतिक समाज का जो अध्ययन करता है वो मानव स्वभाव से प्रारंभ करता है। हाब्स भी अपने चिंतन का जो प्रारंभ है मानव स्वभाव से करता है, और वो उनकी पुस्तक डी कार्पोर और लिवाइथन के प्रथम भाग के अंतिम 4 अध्यायों में उन्होंने इसका वर्णन किया है, चित्रण किया है। कैसा चित्रण किया है? वो हाब्स को एक स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी के रूप में मानते हैं। ऐसा स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी है जो सदा अपने हित साधन में लगा रहता है, अपने स्वार्थ के लिए वह संघर्षशील रहता है। उसका मुख्य उद्देश्य अपने यश की वृद्धि करना है और उसमें शक्ति वृद्धि की लिप्सा सदा बनी रहती है। ये लिप्सा उसे सदा क्रियाशील रखती है और ये इतनी तीव्र होती है कि इसके कारण वो सदा बेचैन रहता है। और मनुष्य की लिप्सा तभी लुप्त होती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये उनका एक सामान्य परिचय है मानव स्वभाव के बारे में, और उससे आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए वो मानव स्वभाव के बारे में कैसा विचार रखते हैं। तो मानव स्वभाव की जो खास विशेषताएं हैं उनको आप एक एक करके देख सकते हैं। एक तो अहम भाव है, ईगो। हाब्स का एक कथन है कि मनुष्य में अहम भाव बहुत ही प्रबल होता है और यही भाव उसमें सभी जो उसके संवेग हैं, आवेग हैं, उनको जन्म देता है, उसके समस्त व्यवहार का आधार होता है। और हाब्स के इसी विचार ने उसकी प्रणाली को एक निश्चित रूप प्रदान किया है और इस प्रणाली के कारण उसका स्थान मैकियावेली से श्रेष्ठतर माना गया है। दूसरा है स्वार्थ की भावना। हाब्स का ये भी मानना है कि मनुष्य में स्वार्थ की भावना अत्यधिक प्रबल होती है और इसी से उसके समस्त कार्य संचालित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उसकी स्वार्थ सिद्धि में बाधा पैदा करता है तो वो उस पर टूट पड़ता है, उसका विनाश करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। ये चीज़ सामान्य रूप से आपको समाज में देखने को मिलती होगी। एक है आत्मरक्षा की भावना। हाब्स का ये कहना है कि मनुष्य में आत्मरक्षा की भावना सदैव बलवती रहती है, प्रबल रहती है। मनुष्य प्रत्येक संकटपूर्ण स्थिति में अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है और उसका संपूर्ण जो व्यवहार है इसी सिद्धांत से निर्देशित होता है। एक है इच्छा, अनिच्छा या आकर्षण, विकर्षण। हाब्स के अनुसार मानव स्वभाव में 2 विरोधी तत्व पाए जाते हैं, आकर्षण और विकर्षण। जो पदार्थ आकर्षक होता है वो उसे प्रिय लगता है, जो पदार्थ विकर्षक होता है उससे वो घृणा करता है। एक पदार्थ को प्राप्त करने पर मनुष्य को प्रसन्नता, आशा, उल्लास मिलता है, दूसरे को पाने पर उसे दुख, निराशा, विषाद मिलता है। इस प्रकार आशा, निराशा, सुख, दुख, उदारता, क्रोध, साहस, भय, ये विरोधी तत्व मनुष्य के सभी कार्यों और प्रयासों के मूल में होते हैं, उसके जड़ में होते हैं। और
एक विशेषता उन्होंने बताई, अतृप्त अभिलाषाएं, अनसेटिस्फाइड डिजायर्स। हाब्स की मान्यता है कि मनुष्य में अनेक अभिलाषाएं होती हैं और वे सदैव अतृप्त रहती हैं। मनुष्य अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए सदा बेचैन और क्रियाशील रखता है, और ये अभिलाषाओं का अंत कब होता है? जब उसकी मृत्यु हो जाती है। मनुष्य में शक्ति प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, जो लालसा है, जो लिप्सा है, वो बहुत ही प्रबल होती है, और ये शक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करता है, और अधिक शक्ति प्राप्त करने पर भी वो चैन से नहीं बैठता है। और एक विशेषता है उसकी समानता, संघर्ष, इक्वलिटी, स्ट्रगल। हाब्स का ये कहना है कि मनुष्यों की जो समस्त शारीरिक मानसिक शक्तियों पर विचार करें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उनमें पूर्ण समानता होती है। कैसे? हाब्स के शब्दों में प्रकृति ने मनुष्यों को शारीरिक मानसिक शक्तियों में इतना समान बनाया है कि यद्यपि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अधिक शक्तिशाली या अधिक बुद्धिमान हो सकता है, ये हो सकता है कि कोई शारीरिक रूप से बलशाली हो, ये हो सकता है कि कोई बुद्धिमान हो, दिमाग से तेज हो, लेकिन जब सब बातों पर ध्यान दिया जाता है तो मनुष्य मनुष्य में कोई विशेष अंतर नहीं मिलता है। हाब्स सब मनुष्यों में समान शारीरिक मानसिक शक्तियों को स्वीकार नहीं करता। उसका विचार है कि शारीरिक शक्ति की कमी को मानसिक योग्यता और मानसिक योग्यता की कमी को शारीरिक शक्ति पूरी कर देती। इस दृष्टि से मनुष्यों में एक तरह से ज़्यादा अंतर नहीं होता, उनमें समानता की स्थिति पाई जाती है, लेकिन ये समानता उनमें पारस्परिक संघर्ष को जन्म दे देती है। जैसा कि आपने लिखा है कि समानता मनुष्यों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने की समान योग्यता होती है। इस समानता के कारण अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आशा की समानता का उदय होता है, और यदि दो मनुष्यों का लक्ष्य एक ही वस्तु को प्राप्त करना हो तो वो एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं और संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो ये समानता और संघर्ष के बारे में उनकी व्याख्या है। तो इस तरह से हाब्स इस संघर्ष के 3 कारण बताते हैं, और वे कहते हैं कि मानव स्वभाव में झगड़े के 3 कारण होते हैं, स्पर्धा, यश, भय। जब मनुष्यों में स्पर्धा उत्पन्न होती है तब वे लाभ के लिए, उनको किसी का भय हो तो वो अपनी सुरक्षा के लिए, जब उनके यश को कोई कलंकित करता है तो वो अपनी प्रसिद्धि बनाए रखने के लिए दूसरे व्यक्तियों से संघर्ष करते हैं। तो ये है। ऐसे ही वो विवेक को भी मानते हैं कि हाब्स का मनुष्य अहमवादी, स्वार्थी, झगड़ालू, महत्वाकांक्षी, इन गुणों के कारण आपस में संघर्ष होता है। लेकिन हाब्स ये भी स्वीकार करता है कि मनुष्य में कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो संघर्ष को रोकते हैं, और वो इन इच्छाओं में वो श्रेष्ठतर स्थान मानव विवेक को देता है। तो इस तरह से हाब्स ने मानव स्वभाव का एक चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और फिर उसके बाद अगला महत्वपूर्ण चरण उनके समझौते सिद्धांत के मानव स्वभाव के चित्रण के बाद है प्राकृतिक अवस्था। वो प्राकृतिक अवस्था जिसमें न तो समाज था न राज्य था। उनकी जो प्राकृतिक अवस्था थी वो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं थी, बल्कि मानव स्वभाव पर आधारित थी। तो प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण उन्होंने किया है कि वो प्रत्येक का प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था थी। तो उसमें हाब्स का ये कहना है कि जब मनुष्य किसी ऐसी शक्ति के बिना रहते हैं जो सबको भयभीत रखती है, तब वे उस दशा में रहते हैं जिसे युद्ध कहते हैं। और वो युद्ध कैसा है? ये ऐसा युद्ध होता है जिसमें प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक मनुष्य के साथ युद्ध होता है। ऐसी अवस्था में उद्योग धंधे, संस्कृति, नौवहन, कला, ज्ञान, साहित्य, समाज कुछ भी नहीं होता है। और इस अवस्था की सबसे बुरी बात यह होती है कि निरंतर भय और हिंसात्मक मृत्यु का खतरा इसमें बना रहता है। मनुष्य का जीवन कैसा हो, ये इस संदर्भ में हाब्स का कहना है कि मनुष्य का जीवन एकाकी, निर्धन, घृणित, पाश्विक और अल्पायु होता है। इस अवस्था में न न्याय होता है न अन्याय, न उचित होता है न अनुचित। अवस्था में जीवन का नियम केवल ये होता है कि मनुष्य जो कुछ प्राप्त कर सकता है उसे प्राप्त कर ले, और उसे जब तक अपने पास रख सकता है जब तक वो अपने पास रखने की क्षमता रखता हो। तो इस तरह से प्राकृतिक अवस्था पूर्ण अराजकता की अवस्था है। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भयभीत रहता है, चारों तरफ अराजकता का वातावरण रहता है, जिसे हम मत्स्य न्याय कह सकते हैं। मत्स्य न्याय का मतलब जहाँ
समुद्र का न्याय होता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, सबल निर्बलों पर अत्याचार करते हैं। अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। कोई किसी की भी हत्या कर सकता था और कोई किसी की संपत्ति लूट सकता था। लोग अस्त्र शस्त्र लेकर चलते थे और वे आपस में झगड़ते रहते थे। शक्ति छल का अधिक बोलबाला था, आपस में ईर्ष्या आशंका की भावना थी। लोगों का जीवन बहुत ही कष्ट में था। तो इस तरह की प्राकृतिक अवस्था थी। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्राकृतिक अवस्था में कुछ खास विशेषताएं आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, जिसमें नैतिकता का अभाव है, न्याय अन्याय का अभाव है, सत्य असत का अभाव है, निजी संपत्ति नहीं, मानव अधीनता नहीं। तो ये स्थिति है कि इसमें नैतिकता नहीं थी, न्याय अन्याय का अभाव था, सत्य असत का अभाव था, और प्राकृतिक अवस्था में निजी संपत्ति का पूर्ण अभाव था। हाब्स ने इस संदर्भ में लिखा है कि प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य के साथ संघर्ष रहता है। तो ऐसी अवस्था में जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वह सभी वस्तुओं पर अधिकार रख लेता है। निर्बल व्यक्ति होते ही उसकी वस्तु पर दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति का कब्जा हो जाता है। मानव अधीनता नहीं थी, मतलब ये है कि कोई किसी का अधीनता में नहीं था, वो पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करता था, किसी के कोई नियंत्रण में नहीं था। तो ये प्राकृतिक अवस्था की कुछ खास विशेषताएं हाब्स ने बताई हैं। एक है प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉ। हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। भले ही ये प्राकृतिक अवस्था थी लेकिन इसमें, और अराजकता की अवस्था थी, लेकिन प्राकृतिक नियम थे इसमें। मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में निरंतर भय और मृत्यु के भय से और युद्ध से सदा आतंकित रहता था। वो शांतिपूर्ण जीवन चाहता था। तो आपका ये कहना है कि उसका जो विवेक था वो शांति के नियमों का सुझाव देता है, जिसके आधार पर वो समझौता कर सकता है, और इन्हीं नियमों को प्राकृतिक नियम कहा जाता है। अर्थात विवेक के द्वारा मनुष्य अपनी जंगली एकाकी अराजकतापूर्ण स्थिति में से निकल करके एक सभ्य और सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, और ये परिवर्तन प्राकृतिक नियमों के द्वारा होता है। हाब्स ने जो उनकी पुस्तक है लिवाइथन और डीसी वे, उसमें प्राकृतिक नियमों की परिभाषा भी दी है। स्वयं हाब्स के शब्दों में आप उद्धृत कर सकते हैं कि प्रकृति का नियम एक उपदेश या सामान्य नियम है जो विवेक पर आधारित है, जिसके अनुसार मनुष्य जीवन का विनाश करने वाली वस्तुओं का त्याग करता है और जीवन की रक्षा करने वाली वस्तुओं को वो अपनाता है। तो इस आधार पर ये प्राकृतिक नियम को हम डिफाइन कर सकते हैं। प्राकृतिक नियम कितने थे, ये उन्होंने अपनी पुस्तक लेवाइथन और डीसीओए में 19 प्राकृतिक नियमों की चर्चा की है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण थे: शांति, आत्मरक्षा और समझौते का पालन। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को शांति प्राप्त करने का उस समय तक प्रयास करना चाहिए जब तक उसे शांति प्राप्त करने की आशा हो। जब वह उसे प्राप्त न कर सके तब उसे युद्ध के सभी उपायों की खोज करनी चाहिए, उनका प्रयास करना चाहिए। तो ये शांति उनका एक प्राकृतिक नियम है। दूसरा, आत्मरक्षा। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त करने और शांति प्राप्त स्थापना करने के लिए प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। दूसरों के विरुद्ध उतनी स्वतंत्रता पर संतोष कर लेना चाहिए जितनी वह दूसरों को स्वयं के विरुद्ध देने के लिए तैयार हो। और तीसरा है समझौते का पालन। मनुष्यों को अपने समझौते का पालन करना चाहिए। तो ये उनके 3 प्रमुख नियम हैं। वैसे उन्होंने 19 नियमों की चर्चा की है। इसके अलावा प्राकृतिक अधिकार पे भी वो चर्चा करते हैं, और हम हाब्स के शब्दों को ही इसमें कोट कर सकते हैं कि हाब्स ने स्वयं कहा है कि प्राकृतिक अधिकार प्रत्येक मनुष्य की वह स्वतंत्रता है जो उसे अपने स्वयं की शक्ति को, अपने स्वयं के जीवन की रक्षा करने के लिए प्राप्त है। तो प्राकृतिक अवस्था में अपने जीवन की रक्षा करने के लिए जिस किसी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है व्यक्ति, वही उसका प्राकृतिक अधिकार है। तो ये उनका प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकार के संबंध में है। इसमें अंतर क्या है? तो इसमें साफ बात है कि प्राकृतिक नियम तो एक बंधन है और प्राकृतिक अधिकार स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्राकृतिक अधिकार के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को
अपनी किसी भी इच्छा को संतुष्ट करने का पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जबकि प्राकृतिक नियम के अनुसार उसे दूसरे व्यक्तियों के हित में अपनी स्वतंत्रता में कुछ कमी करनी पड़ती है। और इसी तरह से एक अंतर हॉब्स का ये कहना है कि प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियम में वही अंतर है जो स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व में होता है। इस प्रकार हॉब्स का ये कहना है कि एक दूसरे के विरुद्ध है, लेकिन एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध इसमें है। तो ये उनका प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियम से संबंधित विचार है। धन्यवाद।